दिस इज़ फंज एजुकेशन। दोस्तों, आज हम टीजीटी साइंस में केमिस्ट्री में एक यूनिट है परमाणु संरचना। आज इसके बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा एक एलिमेंट का न्यूक्लियस है, ठीक है। इसके चारों ओर कक्षा या कोश कहते हैं। इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक पॉजिटिव चार्ज से बना होता है और एक जो है न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल कण। इन दोनों का जो मेल होता है, यानी इन दोनों को मिला दिया जाए तो ये न्यूक्लियन कहा जाता है, जिसको हेनरी मोजले ने ये बताया था कि ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियन होते हैं। आगे चलते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन को परमाणु के मूलभूत कण कहा जाता है। हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है। हाइड्रोजन में एक ही ऐसा तत्व है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता, वो है हाइड्रोजन। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। इसका नाम इलेक्ट्रॉन स्टोनी नामक वैज्ञानिक ने दिया था। इस पर ऋणात्मक आवेश होता है जो कि -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। मिल्कन नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने तेल बूंद प्रयोग द्वारा इसकी खोज की थी, इसके आवेश को। इसका द्रव्यमान जो होता है वो 9.1 इंटू 10⁻31 kg होता है, जो कि नगण्य के बराबर, मतलब निग्लिजिबल है। इसका जो आवेश और द्रव्यमान का रेशियो होता है, यानी E/m, ये होता है 1.76 इंटू 10⁻11 कूलाम पर kg। प्रोटॉन P, इसको P से हम डिनोट करते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज होता है। इसकी खोज गोल्डस्टीन ने की थी। आवेश इसमें जितना इलेक्ट्रॉन का होता है उतना ही होता है, और जबकि विपरीत, यानी उसमें ऋणात्मक होता है तो इसमें धनात्मक होता है। द्रव्यमान जो है इसका ज़्यादा होता है, 1.69724 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है, इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से 1837 गुना भारी होता है, यानी द्रव्यमान ज़्यादा होता है। आगे चलते हैं। न्यूट्रॉन, जो कि न्यूट्रल पार्टिकल है, इसीलिए इसका नाम न्यूट्रॉन पड़ा हुआ है। इसकी खोज जो है चैडविक ने की थी, जेम्स चैडविक ने। इसकी जो खोज की गई थी ये बेरियम पर अल्फा किरणों की बमबारी कराने से के बाद हुआ था। यह आवेश रहित यानी उदासीन कण होता है। इसका द्रव्यमान जो होता है वो प्रोटॉन के बराबर लगभग होता है, यानी 1.6749 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है। पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता है ये पॉजिट्रॉन। इसकी खोज C.D. एंडरसन ने की थी। इस पर आवेश जो होता है धनात्मक 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। द्रव्यमान जो होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻13 1 kg। मेसान कण, इसकी खोज युकावा नामक वैज्ञानिक ने की थी। आवेश जो होता है म्यू पॉजिटिव में, निगेटिव में और न्यूट्रल होता है। 3 कण होते हैं मेसान के। द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा परंतु प्रोटॉन से कम होता है। आगे चलते हैं। सबसे हल्का परमाणविक कण जो होता है वो इलेक्ट्रॉन ही होता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये क्वार्क पार्टिकल्स से बने होते हैं। इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है ये कूलाम में -1.67 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। अगर ESU में देखा जाता है तो -4.8 इंटू 10⁻10 ESU होता है,
ESU होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। आगे चलते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा अल्फा कणों के लिए E/m का सही क्रम क्या होता है? अगर देख लेते हैं, E/m और प्रोटॉन का E/m, न्यूट्रॉन का E/m और जो है अल्फा का, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसका दोगुना जो है मास होता है। तो अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन का सबसे कम होता है, प्रोटॉन का ज़्यादा होता है, न्यूट्रॉन का जो है ये भी मिनिमम ही होता है। फिर 2m इसका हो जाएगा, तो सबसे ज़्यादा जो हो जाएगा ये हमारा न्यूट्रॉन का हो जाएगा। फिर अगर ये इसका ज़्यादा है तो ये जो है, अगर ये ज़्यादा है तो ये इसका कम हो जाता है। तो न्यूट्रॉन का सबसे ज़्यादा, फिर उसके बाद अल्फा कणों का, फिर उससे ज़्यादा है प्रोटॉनों का, और सबसे ज़्यादा जो है वो इलेक्ट्रॉनों का होता है। आगे चलते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यानी EMW। ये देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। आगे चलते हैं। जब कोई आवेशित कण गति करता है तो उसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र, अब कोई आवेश कण है, उस पर चार्ज है, तो जैसे वो फ्लो करेगा उसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसके फलस्वरूप अब जब विद्युत क्षेत्र बन जाता है तो उसमें मैग्नेटिक पावर भी उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि उसके जो है चेंज होने से। इस प्रकार विद्युत क्षेत्र E चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हमेशा काम करेगा, व्यवस्थित होकर एक तरंग का रूप धारण कर लेते हैं, जिसे विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। आगे चलते हैं। गुणधर्म, E और B तथा कण की दिशा लंबवत होती है, तीनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं। इन तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात ये निर्वात में भी संचरित होती हैं। इनको निर्वात में ही मतलब यानी माध्यम की ज़रूरत नहीं होती है, चाहे जहाँ निर्वात में भी संचरित हो सकती हैं। सभी EMW यानी इलेक्ट्रोमोटिव मैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं का वेग प्रकाश के वेग से के समान ही होता है। जितना प्रकाश का वेग होता है उतना ही इनका भी होता है, तरंग का। अब ये देखिए, जो प्रकाश जो है विद्युत तरंगे हैं ये इस प्रकार चलती हैं, यानी श्रृंग और गर्त के रूप में। तो 2 श्रृंगों के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम लैम्डा कहते हैं, या 2 गर्तों के बीच की डिस्टेंस जो है यानी समीपवर्ती। तो आगे देखते हैं। 2 क्रमागत यानी समीपवर्ती या क्रमागत श्रृंग तथा गर्त के मध्य के बीच की दूरी जो है ये तरंग दैर्ध्य कहलाती है, जिसे हम लैम्डा से यूज प्रदर्शित करते हैं। अब इसमें भी कई मात्रक में है, जैसे फर्मी मीटर में अगर देखा जाता है तो 10⁻⁻15 मीटर, पिकोमीटर में अगर देखते हैं तो 10⁻12 मीटर, एंगस्ट्रॉम में देखते हैं तो इनकी जो है ये हो जाती है 10⁻10 मीटर, नैनोमीटर में तो 10⁻9 मीटर, माइक्रोमीटर में 10⁻6 मीटर और सेंटीमीटर में 10⁻2 मीटर। ये होता है कोडिंग। अब आगे चलते हैं। एक बिंदु से प्रति सेकंड गुजरने वाली तरंग दैर्ध्य जो होती है, एक बिंदु से, एक मान लीजिए यही बिंदु हो गई, एक सेकंड में यानी प्रति सेकंड गुजरने वाली तरंग दैर्ध्य की आवृत्ति जो है संख्या ही आवृत्ति कहलाती है। कितनी तरंग दैर्ध्य निकल रही है उसी की संख्या आवृत्ति कहलाती है। इसे म्यू से व्यक्त किया जाता है। इसकी प्रति सेकंड चक्कर या प्रति सेकंड या हर्ट्ज मात्रक होती है। किसी तरंग की आवृत्ति उसके तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होती है। जो आवृत्ति होती है वो हमेशा जो है उसके तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो v इज इक्वल टू यानी म्यू इज इक्वल टू c/λ हो जाता है, जहाँ c जो है प्रकाश का वेग है जो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। लैम्डा है हमारा तरंग दैर्ध्य। तो अगर 2 सोर्स हैं, 2 जो हैं ऐसी तरंगें हैं जिनका μ1 और μ2 है, तो इनके बीच में जो फार्मूला हो जाता है
आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य के बीच में, तो ये हो जाता है μ1/μ2 इज इक्वल टू λ2/λ1, क्योंकि इन्वर्सली हैं तो ये उल्टे हो जाते हैं। आगे चलते हैं। 1 सेंटीमीटर दूरी में उपस्थित तरंग दैर्ध्य की संख्या तरंग संख्या कहलाती है। अगर 1 मीटर की दूरी में ले लिया जाए तो उसमें कितने तरंग बन रही हैं तो वो तरंग संख्या कहलाती है। इसे म्यू बार द्वारा व्यक्त किया जाता है। इसकी इकाई जो होती है यानी मात्रक होता है सेंटीमीटर इनवर्स होता है, यानी सेंटीमीटर की पावर -1। तरंग दैर्ध्य कम होने पर तरंग संख्या अधिक होती है, यानी इन्वर्सली भी होती है। तो यहाँ जो है अगर तरंग दैर्ध्य कम है तो तरंग संख्या अधिक होगी। आइए देखते हैं लैम्डा, म्यू तथा म्यू बार यानी तरंग संख्या में संबंध। हम जानते हैं म्यू जो है वो इक्वल होता है c/λ के, और ये भी जानते हैं कि म्यू जो होता है म्यू बार यानी तरंग संख्या इंटू सी के मल्टीपल होता है। ठीक है, तो इसको हम पुट कर सकते हैं तो हमको संबंध मिल जाएगा। आइए देखते हैं इस पर। जब विभिन्न विद्युत तरंगे चुंबकीय तरंगों को तरंग दैर्ध्य के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो इसे विद्युत चुंबकीय तरंग स्पेक्ट्रा कहते हैं। अगर विभिन्न विद्युत चुंबकीय तरंगों को तरंग दैर्ध्य के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कर दिया जाए तो इससे जो प्राप्त स्पेक्ट्रा होगा इसे विद्युत चुंबकीय तरंग स्पेक्ट्रा कहेंगे। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले होती हैं कॉस्मिक रेज, फिर गामा रेज, फिर एक्सरे, फिर उसके बाद अल्ट्रावायलेट, फिर विजिबल रेज, उसके बाद इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और रेडियो वेव्स। ये हमारी विद्युत चुंबकीय तरंग स्पेक्ट्रा है। दृश्य क्षेत्र में हम 7 कलर्स देखते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो एंड ऑरेंज, और उसके बाद रेड। सबसे कम जो होती है वो वायलेट की होती है और सबसे ज़्यादा जो होती है वो रेड की होती है। सूक्ष्म तरंगे जो हैं वो टीवी रिमोट में हम दिखाई पड़ता है, और रेडियो संचार जो होता है वो रेडियो तरंगें होती हैं। ये क्वेश्चंस हैं। अगर किसी तरंग की जो है आवृत्ति निकालनी हो, ये लैम्डा है कि तरंग की आवृत्ति तथा तरंग संख्या ज्ञात करना है। तो यहाँ हम म्यू इज इक्वल टू c/λ में c इज इक्वल टू 3 × 10⁻8 अपान यहाँ लैम्डा रख देंगे। लैम्डा एंगस्ट्रॉम में है तो इसको हम मीटर में कर लेंगे, तो जो हम 10⁻⁻10 करके उसके बाद जो है ये निकाल लेंगे इतना। अगर आप फिर तरंग संख्या निकालना है तो तरंग संख्या और लैम्डा से कर देंगे तो ये आ जाएगा 1.66 × 10⁶ मीटर इनवर्स। आगे चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। 2 तरंगें जिनकी तरंग दैर्ध्य 6000 एंगस्ट्रॉम व 12000 पिकोमीटर है, तो इनकी आवृत्ति अनुपात में ज्ञात करो। तो इनकी जो है आवृत्ति इस फार्मूले से लगाएंगे, μ1/μ2 इज इक्वल टू λ2/λ1। तो μ1/μ2 इज इक्वल टू लैम्डा एक पहली है, ये पीको में है, तो पीको को हम कन्वर्ट करेंगे मीटर में तो ये 10⁻12 हो जाएगा, और एंगस्ट्रॉम को हम जानते हैं 10⁻10। इसको रख करके सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 1:50 मीटर, 50 जो है ये अनुपात आ जाएगा। आइए चलते हैं प्लांक क्वांटम सिद्धांत पर। प्लांक क्वांटम सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगे का संचरण जो होता है वो एक रूप में ना हो करके, यानी सतत रुक रुक करके ना हो करके, सतत रूप ना हो करके कंटिन्यूस नहीं होता है, मतलब सतत रूप से एक ना होता है, कणों के रूप में होता है। उसमें हमने प्लांक में देखा भी है। तो इन ऊर्जा के ये जो प्रकाश का उत्सर्जन होता है या अवशोषण होता है, यानी प्रकाश का विकिरण जो होता है वो सतत रूप होकर के असतत रूप से होता है, यानी ऊर्जा के कुछ बंडलों या फोटानों के द्वारा होता है, जिसको हम क्वांटा कहते हैं। एक क्वांटा की जो ऊर्जा होती है वो h होती है। तो यहाँ देखें, किसी फोटान की जो ऊर्जा उसकी आवृत्ति के अनुक्रमानुपाती होती है, यानी समानुपाती होती है। तो E जो है प्रोपोर्शनल होगी म्यू के। यहाँ हम जानते हैं एक फोटान की जो ऊर्जा होती है
वो एच म्यू के बराबर होती है। एच जो होता है वो प्लांक कांस्टेंट होता है, जिसकी वैल्यू 6.62 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड होता है। ठीक है। फोटान एन जो है, अगर एन फोटान है तो यहाँ हो जाएगा एन फोटान मल्टीपल में। हम जानते हैं एन जो है, यहाँ म्यू की वैल्यू हम जानते हैं सी बाई लैम्डा होती है, तो यहाँ हम ई इज इक्वल टू एन एच सी लैम्डा कर लेंगे, एच सी अपन लैम्डा। यहाँ जो है ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर निकालना है हमको, यहाँ से लैम्डा जो है जब रखेंगे तो ये जूल में वैल्यू आ रही है। अगर हमको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है तो वहाँ अपान में इलेक्ट्रॉन का कर देंगे, इलेक्ट्रॉन से गुणा कर डिवाइड कर देंगे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। इसके बाद अगर जो है हमको एंगस्ट्रॉम और इलेक्ट्रॉन वोल्ट देखना है तो यहाँ देखिए एंगस्ट्रॉम में होगा, तो यहाँ हम इसका जो वैल्यू रख देंगे एच और सी का, तो ये आ जाएगा 12,400 बटे लैम्डा एंगस्ट्रॉम में, तो ये हमारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो जाएगा। फिर अगर दो जो है फोटान के हैं और दोनों तरंगे अलग अलग हैं, तो दोनों के हिसाब से हम इस फार्मूले को यूज़ करके लगा लेंगे। आगे चलते हैं। जिस फोटान की तरंग दैर्ध्य उच्च होती है उसकी ऊर्जा कम होती है। अगर तरंग दैर्ध्य ज़्यादा है, यानी रेड की तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होती है, तो ऊर्जा उसकी कम होती है। आगे चलते हैं 50 क्वेश्चन पर। 5,000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य के फोटान की ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात कीजिए। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला फार्मूला लगा देंगे यहाँ, एच सी और इलेक्ट्रॉन का जब ये कर देते हैं अपान में लैम्डा, लैम्डा 5,000 एंगस्ट्रॉम है, यहाँ रख करके तो निकाल लेंगे 2.48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकल आएगी। आगे चलते हैं। दो फोटान जिसकी तरंग दैर्ध्य 500 नैनोमीटर और 5,000 एंगस्ट्रॉम है, इनकी ऊर्जाओं का अंतर जो हो जाएगा E1 अपान E2 इज इक्वल टू 5,000 इंटू 10⁻10 अपान 500 इंटू 10⁻9 नैनो है तो इसलिए -9, तो यहाँ अगर कर दें तो आ जाएगा 1, यानी E इज इक्वल टू E1 इज इक्वल टू E2 हो जाएगा। आगे चलते हैं। एक फोटान जिसकी तरंग दैर्ध्य 6,000 एंगस्ट्रॉम है, तो इसकी ऊर्जा जूल में क्या होगी, जूल में होगी E इज इक्वल टू एच सी अपान लैम्डा। तो यहाँ हम एच सी की वैल्यू एच रख देंगे 6.62 इंटू 10⁻34 इंटू 10 जो है 3 जो है, यानी सी की वैल्यू 3 इंटू 10⁸ रख देंगे। लैम्डा हमारी है 6,000 एंगस्ट्रॉम, तो 6,000 एंगस्ट्रॉम को 6,000 इंटू 10⁻9 10⁻10 ये रख देंगे। इसके बाद ये आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं। प्रकाश की द्वैती प्रकृति, यानी मैक्सवेल ने इसको दिया था। पहला है तरंग प्रकृति में, तरंग प्रकृति अगर मानते हैं, उन्होंने पहले तरंग प्रकृति उसकी मानी कि प्रकाश जो है वो तरंग भांति काम करता है, तो उन्होंने तरंग मान करके परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण तथा विवर्तन एवं ध्रुवण की व्याख्या की। फिर बाद में जब कण माना तो इन्होंने प्रकाश विद्युत प्रभाव और कृष्णिका का सिद्धांत दिया। आगे चलते हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है देखते हैं। कोई भी धातु पर जब देखिए यहाँ ये जो फोटान जो प्रकाश होता है वो स्वतंत्र न रूप हो करके असतंत्र रूप से फोटानों के माध्यम से आता है। जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जो है गिरता है तो धातु ये हीट करती है, यानी इसमें जो है विद्युत का प्रवाह होता है। तो जब विद्युत का प्रवाह होता है तो इलेक्ट्रॉन जो है निकलते हैं बाहर की ओर, उत्सर्जन होता है इलेक्ट्रॉनों का। तो वही अब देखते हैं। जब किसी धातु की सतह पर उचित आवृत्ति का प्रकाश आपतित होता है, जो फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी चाहिए उसी का जब तक नहीं गिरेगा तब तक जो है वो उसमें से इलेक्ट्रॉनों का जो उत्सर्जन नहीं होगा। धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं जिसे प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। ठीक है। अगर यहाँ देखिए आकार कम है और यहाँ आकार अधिक है। वे धातु जिनमें धातु परमाणु का आकार बड़ा होता है प्रकाश विद्युत प्रभाव देते हैं। जिसका आकार बड़ा होता है, क्योंकि जब जो है उसका आकार बड़ा होता तो जो है उनका आकर्षण कम होगा,
अगर छोटा है तो उसका आकर्षण ज़्यादा होगा। यही कारण है कि सीजियम प्रकाश विद्युत प्रभाव देता है। इसका प्रयोग प्रकाश विद्युत सेल में किया जाता है। सीजियम और के यानी पोटेशियम वह न्यूनतम आवृत्ति जिसका प्रकाश आपतित करने पर प्रकाश विद्युत प्रभाव होता है उसे दहली आवृत्ति कहते हैं। यानी ऐसी आवृत्ति जिसका प्रकाश डालने पर किसी भी धातु से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो निकलने लगते हैं, उसी को दहली आवृत्ति कहते हैं। दहली आवृत्ति के संगत ऊर्जा को दहली ऊर्जा या कार्यफलन ओमेगा कहते हैं या डब्ल्यू कह सकते हैं। फिर म्यू जो हो वो हमेशा जो है दहली आवृत्ति से ज़्यादा होना चाहिए, तब विद्युत प्रवाह होगा। अगर म्यू ज़्यादा है तो यानी एच म्यू कार्यफलन से ज़्यादा होगा। प्रकाश की तीव्रता फोटॉनों की संख्या अधिक हो तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी। अगर प्रकाश की इंटेंसिटी पावर जो है वो ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी बढ़ेगी, यानी आवृत्ति बढ़ेगी तो गतिज ऊर्जा भी बढ़ेगी। कार्यफलन यहाँ जो हो जाएगा ये 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। आपतित फोटॉन की तीव्रता बढ़ाने के लिए उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगर उसकी फोटॉन की तीव्रता बढ़ा दी जाए तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वैसे ही रहेंगे, बस हाँ संख्या बढ़ेगा अगर तीव्रता बढ़ाते हैं तो प्रकाश की। आगे चलते हैं। आपतित प्रकाश की आवृत्ति बढ़ाने पर, अगर आवृत्ति बढ़ाई जाए प्रकाश की आवृत्ति बढ़ाने पर उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर कोई नहीं प्रभाव पड़ेगा, केवल उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। अगर इसकी आवृत्ति बढ़ाई जाए तो इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होगा। आगे चलते हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या सर्वप्रथम आइंस्टीन द्वारा की गई थी। जो प्रकाश विद्युत प्रभाव है उसकी व्याख्या जो है सबसे पहले आइंस्टीन ने की थी। आइंस्टीन के अनुसार आपतित प्रकाश जो आपतित फोटॉन होता है उसकी ऊर्जा का कुछ भाग इलेक्ट्रॉन को निकालने में तथा बाकी निकालने यानी कार्य फलन के रूप में, जबकि शेष भाग उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को गतिज ऊर्जा प्रदान करने में खर्च होती है। ठीक है, तो यहाँ हम इसको हम कह सकते हैं कि आपतित फोटॉन की जो ऊर्जा होती है वो 2 जगह वेस्ट होती है, एक जगह कार्यफलन तथा इलेक्ट्रॉन को गतिज ऊर्जा प्रदान करने में। तो हम ये मान सकते हैं जो एच म्यू होती है वो दो ग्रुप में बट रही है, एच म्यू 0 प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी जो आ जाती है यानी वो फोटॉन की एनर्जी जो हो जाएगी वो इक्वल हो जाएगी एच म्यू माइनस म्यू 0। तो ये आइंस्टीन का समीकरण है। फिर म्यू 1 म्यू से निकाल लेंगे तो म्यू अगर है तो इसकी आवृत्ति जो है लैम्डा हो जाएगी, 1/λ लिख सकते हैं, सी कॉमन होकर के बाहर, और माइनस अगर म्यू 0 है तो यहाँ हमारा लैम्डा 0 हो जाएगा। तो ये समीकरण ऐसा बन जाएगा। आगे चलते हैं। निम्न में से कितने धातु प्रकाश विद्युत प्रभाव देंगे यदि इन पर 5000 एंगस्ट्रॉम का फोटॉन आपतित किया जाए। अब देखिए यहाँ जो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ है, तो पहले हम इनकी जो है वो आवृत्ति निकालेंगे, एनर्जी जो है उसको निकालेंगे। इन्हीं के गिर्द गिर्द होगा तो करेगा, नहीं तो नहीं। ठीक है, आगे देखते हैं। पहले हमने इसको एनर्जी निकाली, एनर्जी निकालने के बाद आया हमारा 2.48 जो 448 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये आया। तो हम जानते ही हैं कि जब प्रकाश विद्युत प्रभाव तभी संपन्न होगा जब एच म्यू जो होगा यानी ई जो है वो ज़्यादा होगा कार्यफलन से। तो किसका कार्यफलन ज़्यादा है, तो ये जो है लिथियम का, हाँ लिथियम का और सोडियम, ये हमारे इनका जो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है इससे कम है यानी। ठीक है, ये यानी वर्क फंक्शन जो है इससे कम है, तो सोडियम और ये इन्हें यही लोग प्रभाव देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। एक धातु जिसका कार्यफलन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है यदि इस पर 4000 एंगस्ट्रॉम का फोटॉन आपतित किया जाए तो क्या उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा यानी गतिज ऊर्जा क्या होगी।
तो इलेक्ट्रॉन का जो हम एनर्जी निकाल लेंगे तो 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। गतिज ऊर्जा होती है फोटान की कुल ऊर्जा माइनस कार्यफलन। तो 3.1 माइनस 3 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये इसका जो है गतिज ऊर्जा आ जाएगा। आगे चलते हैं। दो इलेक्ट्रॉन जिनकी तरंग दैर्ध्य 400 नैनोमीटर और 800 नैनोमीटर, यदि दोनों फोटान मिल जाते हैं तो नए फोटान की तरंग दैर्ध्य ज्ञात करो। ये दोनों हैं तो दोनों मिल गए, उसके बाद लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी आइए देखते हैं। तो ई टी यानी दोनों की ऊर्जा जो हो जाएगी वो हो जाएगी E1 और E2 का प्लस समेशन करके निकालेंगे। तो यहाँ हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं एच सी अपान लैम्डा टी और प्लस इज इक्वल टू एस सी अपान लैम्डा वन प्लस एस सी अपान लैम्डा टू। तो एस सी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा इक्वेशन बन जाएगा लैम्डा टू प्लस लैम्डा वन अपान लैम्डा वन इंटू लैम्डा टू। यहाँ हो जाएगा 800 इंटू जो है 400 बटे 800 गुणे 400, यही हो जाएगा। तो यहाँ ऊपर हो जाएगा जो है नहीं नीचे ऊपर पॉजिटिव हो जाएगा, नीचे नेगेटिव हो जाएगा, नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ जब हम ऊपर नीचे करते हैं यानी हम जो है उसका वो चेंज कर देते हैं, यानी 1 अपान लैम्डा था लैम्डा टी था तो इसको लैम्डा टी हमने किया तो ये ऊपर हो गया 32,000 3,20,000 ये हो गया, और ये जो है 12,100 हो गया। तो ये क्रॉस करने के बाद जो है 800 बटे 3 नैनोमीटर ये आंसर आ गया। ओके फ्रेंड, कैसा लगा एक बार ट्राई ज़रूर करें। अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं, और अगर अच्छा लगा है तो रिव्यू कमेंट ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।